लेट्स बिगिन देन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, राइट? ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे थे, जहां पे एक्चुअली अपन ने स्टार्ट किया था कि किसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो अपन ने देखा था दो या दो से ज्यादा मेथड जिनका नाम क्या हो सेम और आर्ग्यूमेंट क्या हो डिफरेंट, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? ऑब्वियसली ओवरलोडिंग, राइट? फिर कल अपन ने बहुत सारे एक्सपर्ट लेवल के पॉइंट फैच आउट किए थे, खास करके ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग, जहां पे सबसे पहला पॉइंट अपन ने बात की थी ओवरलोडिंग में कौन सा मेथड चलेगा या मेथड रिजोल्यूशन कौन डिसाइड करता है? आपका कंपाइलर। और किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा? रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे। कंपाइलर जब भी देखेगा किसके बेसिस पे देखता है? रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए अपन ने बोला था ओवरलोडिंग किस किस कैटेगरी में जा सकता है। एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हो आप इसको, या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर अर्ली बाइंडिंग, राइट? ये चीजें अपन ने पहले सबसे पहले डिस्कस की थी। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपन ने देखना स्टार्ट किए थे रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, जहां पे अपन फर्स्ट रूल पे पहुंचे थे। वहां पे अपन ने बात की थी किसकी? परमोशन की, कि जब भी कंपाइलर को कोई मेथड नहीं मिलती है वो डायरेक्ट एरर नहीं देगा, पहले क्या लगाने वाला है? परमोशन। अगर परमोशन लगाने के बाद भी नहीं मिलती है तो फिर क्या देने वाला है? एरर, राइट? तो फर्स्ट परमोशन देखा था अपन ने। सेकेंड अपन ने देखा था जब भी पेरेंट और चाइल्ड के बीच में अगर कोई ऐसा है कि कंफ्यूजन है कि पेरेंट के पास भी जा सकता है और चाइल्ड के पास भी जा सकता है, तो फिर प्रायोरिटी किसको देने वाला है? चाइल्ड को, राइट? लेकिन अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन नहीं है तो फिर क्या आने वाली है? एरर आने वाली है, अगर कंफ्यूजन होगा तो, राइट? एक और पॉइंट बचता है जो पहले अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग डिस्कस करने के बाद फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसका आंसर आपको किस तरीके से देना है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, राइट? एंड मेक श्योर आप उस तरीके से आंसर देना, उससे आगे कोई क्वेश्चन पूछने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं सामने वाले को, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर। पहले एक पॉइंट जो बचता है ओवरलोडिंग के बारे में वो देखते हैं। उसके रिगार्डिंग थोड़ा कुछ अपन ने जो पहले पढ़ा वो काम आने वाला। एक्चुअली एक तरीके की मेथड अपन पढ़ी है पहले अपन ने, जिसको बोलते हैं वेरार्ग मेथड, राइट? क्या होता है वेरार्ग मेथड? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑब्जर्व हियर। मैं एक मेथड लिखता हूँ यहाँ पे, चलो वापस कॉल वॉल बाद में कर लेंगे अपन। मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व, लेट्स से void m1 और लेट्स से m1 is taking int dot 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 x। तीन डॉट कौन सी मेथड हो गई? ये वेरार्ग मेथड, राइट? इसका मतलब क्या है? int तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ये मेथड ले सकती है, राइट? ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरार्ग। ऑलरेडी ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने वेरार्ग पढ़ाया तब भी मैंने ये पॉइंट बताया था आपको, लेकिन अभी ओवरलोडिंग पढ़ रहे इसलिए आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि वेरार्ग की ओवरलोडिंग हो सकती है या नहीं, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं void m1 int लेट्स से डॉट 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 बाय, फाइन, और यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी प्रिंट करवाऊं, व्हाटएवर जो भी मेरे को करवाना है, फाइन, सपोज मैं कुछ भी प्रिंट करवाता हूँ, लेट्स से var1। देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है, अगर मैं इसको कंपाइल करने की ट्राई करूं, आपके अकॉर्डिंग ये कंपाइल हो जाएगा या नहीं? देखो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप दोनों मेथड को देखोगे, मेथड का नाम क्या है? सेम, क्या है? m1। आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वेरार्ग आर्ग्यूमेंट, किस तरीके का वेरार्ग? इंट तरीके का। यहाँ पर भी इंट तरीके का वेरार्ग, तो नेम भी सेम और आर्ग्यूमेंट भी सेम। देखो न तो आर्ग्यूमेंट का टाइप डिफरेंट है, नहीं ऑर्डर डिफरेंट है, और नहीं नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है? सेम। तो नाम, मेथड का नाम सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, इसका मतलब दोनों का सिग्नेचर सेम। और एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर की दो मेथड हो सकती है? नहीं, एरर आने वाली, राइट? एक बात ध्यान रखना, मैंने ये जानबूझ के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। इन एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खाली नाम है। आर्ग्यूमेंट मतलब किस तरीके का है उससे फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो ये भी कैसा है? वेरार्ग इंट, ये भी कैसा है? इंट वेरार्ग। तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, ये तो जस्ट वेरिएबल का नाम है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ऑब्वियसली इस केस में तो एरर आने वाली है, क्योंकि सेम सिग्नेचर की दो मेथड रह नहीं सकती, राइट? ओके, तो चेंज करते हैं। अगर मैं चेंज करके इसको ऐसा कर दूं, देखो अब कोई एरर नहीं आने वाली, क्योंकि अब दोनों अलग अलग है एक्चुअली। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पहले वाली मेथड का नाम क्या है? पहले वाली मेथड का नाम है m1, दूसरे वाली का भी नाम क्या है? m1, नाम सेम। आर्ग्यूमेंट क्या है? इंट तरीके का वेरार्ग आर्ग्यूमेंट और नॉर्मल इंट आर्ग्यूमेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों का टाइप अलग है। ये वेरार्ग हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो मेथड का नाम सेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, क्या हो गया? ये ओवरलोडिंग। तो क्वेश्चन ये है, क्या वेरार्ग मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हो? यस, किसके साथ? नॉर्मल मेथड के साथ, राइट? क्योंकि नॉर्मल आर्गुमेंट और वेरार्ग आर्गुमेंट क्या होता है? डिफरेंट, फाइन। जस्ट अगर अपन इसको चलाने की ट्राई करें, देखो आउटपुट किस तरीके से आएगा, ऑब्जर्व हियर। चलो जैसे मान लो दोनों ही मेथड कैसी है? इंस्टेंस मेथड। तो कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट? ये दोनों मेथड कौन सी क्लास में अवेलेबल है? टेस्ट क्लास में। चलो टेस्ट क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, टेस्ट
t इक्वल टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पे अगर मैं कॉल करूं इसको, लेट्स से पहले करता हूं मैं t डॉट m1 ऑफ 10,20, राइट। अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करूं, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूं क्या होने वाला है, m1 ऑफ 10,20 कॉल हुआ, मतलब m1 ऑफ 2 इंट आर्ग्यूमेंट कॉल हुआ, किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा ऐसी m1 मेथड जो 2 इंट आर्ग्यूमेंट ले सकती हो। देखो क्या ये m1 मेथड 2 इंट आर्ग्यूमेंट ले सकती है, नहीं, तो ये तो चॉइस है नहीं। क्या ये m1 मेथड 2 इंट आर्ग्यूमेंट ले सकती है, यस, क्योंकि वैरार का मतलब ये इंट तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकती है। तो ऑब्वियसली एक मैच हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जेवीएम आपके इसको चलाएगा तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, वैरार, राइट। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी वैरार में भी अपन ये देख चुके हैं, और इसी तरीके से फ्लो चल रहा था। जस्ट में ओवरलोडिंग अपन डिस्कस करें तो वापस से एक बार आपको बता रहा हूं, एक बार चला के देख लेते हैं अपन इसको। तो जहां पे अपनी फाइल सेव है वहां पे जाते हैं अपन डेस्कटॉप पे, एंड देन लेट्स कंपाइल जावा सी टेस्ट डॉट जावा। सो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। एंड देन जैसे ही इसको आप रन करने की ट्राई करोगे तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, वैरार। सो जैसा अपन ने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से फ्लो काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कॉल करूँ, चलो t डॉट m1 ऑफ 10, ऑल्दो ये पॉइंट पहले भी मैं बता चुका आपको क्या होने वाला है। देखो इस बार अगर आप चेक करोगे तो इस बार एक्चुअली क्या होगा, देखो देखते अपन। m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे। t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट अवेलेबल है या नहीं। क्या पहले वाली मेथड m1 ऑफ एक इंट के लिए चल सकती है, यस, क्योंकि वैरार तो कितने भी इंट ले सकता है, एक भी चलेगा, तो ये मैच हो सकती है, यस। क्या दूसरे वाली मेथड भी m1 ऑफ एक इंट आर्ग्यूमेंट चल सकती है, यस। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपाइलर के पास कितने ऑप्शन है, 2, और जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन हो, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन हो रहा है या क्या हो रहा है, एम्बिग्यूटी। तो ऑब्वियसली इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे तो क्या आने वाली है, हाँ, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो ना कि एरर आने वाली है तो फिर पुराना सेशन फॉलो करें। मैंने आपको बोला था वेरार और नॉर्मल मेथड की जब ओवरलोडिंग होती है, एक बात ध्यान रखना, वेरार मेथड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कौन से वर्जन में आया ये, 1.5 वर्जन में। ये शुरू से जावा के साथ था नहीं, जब जावा का 1.5 वर्जन लॉन्च हुआ तब वेरार मेथड लॉन्च हुआ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी ऑलरेडी आपको पता है, राइट। लेकिन ये जो मेथड है नॉर्मल मेथड, ये शुरू से जब से जावा है 1.0 वर्जन से ये जावा के साथ अवेलेबल है। तो वेरार मेथड क्यों आया था, क्योंकि नॉर्मल के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा काम था जो नॉर्मल नहीं कर पा रहा था, उसको करने के लिए कौन आया, वेरार। तो अगर कभी वेरार और नॉर्मल के बीच में क्लैश हुआ तो जब तक काम नॉर्मल कर सकता है तब तक हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नॉर्मल को। और अगर नॉर्मल काम नहीं कर सकता तो फिर किसके पास जाएगा, वेरार के पास। देखो इस वाले में नॉर्मल काम नहीं कर सकता था क्योंकि कितने इंट आर्गुमेंट है, 2, आपका नॉर्मल कितना ले रहा है, 1, तो ऑप्शन नहीं था, किसके पास गया वो, वेरार के पास। इस वाले में आपका नॉर्मल भी काम कर सकता है, वेरार भी कर सकता है, लेकिन जब तक नॉर्मल कर सकता है पहली प्रायोरिटी किसको देगा, नॉर्मल को, क्योंकि वेरार क्यों आया था, नॉर्मल में प्रॉब्लम थी उसके लिए। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं तब तक तो नॉर्मली चलेगा। तो ऑब्वियसली इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, नॉर्मल। तो क्या अपन वेरार मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, यस, अपन नॉर्मल मेथड के साथ वेरार मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। इस केस में अगर कंफ्यूजन हुआ तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, नॉर्मल को, राइट। ऑलरेडी ये पॉइंट अपन ने वेरार में डिस्कस किया था, बट ओवरलोडिंग के पर्सपेक्टिव में एक बार मैं वापस से आपको बता रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वेरार की ओवरलोडिंग कर सकते हैं या नहीं, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जस्ट यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो पहली वाले में क्या आ रहा है, वेरार, और दूसरे वाले में जब कंफ्यूजन हो रहा है तो किसके पास जा रहा है, वो नॉर्मल के पास, राइट। जस्ट राइट डाउन, एक पॉइंट देखिए, वो जो भी कल लिख रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ओवरलोड वेरार्ग मेथड, we can overload vararg method with normal method, we can overload vararg method with normal method, and if in this case any ambiguity occurs, then normal method will get high priority, we can overload vararg method with normal method, and if in this case any ambiguity occur, then normal method will get high priority.
fine. You can just mention this example. Write it down. If anybody having any doubt, let me know. Okay, cool. लिख लिया होगा आपने, I think. So then that are all the points regarding overloading. Now आप बोल सकते हो कि you know about overloading. Now इसके बाद किसी लेवल पे एक भी क्वेश्चन बन नहीं सकता regarding overloading, right? नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब इसके काउंटर पार्ट की, एंड दैट इज व्हाट ओवरराइडिंग, ताकि फिर अपन जो मेजर क्वेश्चन है उस पर अपन पहुंच पाएंगे. नाउ क्या होता है ओवरराइडिंग? पहले थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से कि ओवरराइडिंग क्या होता है, कब अपने को करने की रिक्वायरमेंट होती है ओवरराइडिंग. थोड़ा चलो उसको समझने की ट्राई करते हैं. चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मुझे लगता है कि आप वो भूलने वाले हो एग्जांपल, और अगर वो एग्जांपल नहीं भूलने वाले हो तो फिर ओवरराइडिंग कब करने की रिक्वायरमेंट है या ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या है, ये दोनों ही पार्ट आप नहीं भूलने वाले, राइट. एंड देन सबसे जो हाईएस्ट लेवल का पॉइंट है रिगार्डिंग ओवरराइडिंग, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओवरराइडिंग चलती है, इंटरनली क्या कुछ होता है, राइट. सो किसको बोलते हैं ओवरराइडिंग और कब करने की रिक्वायरमेंट है ओवरराइडिंग, पहले थोड़ा इसकी रिक्वायरमेंट अपन जनरेट करने का काम करते हैं, राइट. एक काम करते हैं अपन, मैं यहाँ पे एक मेथड लिख रहा हूँ या एक क्लास लिख रहा हूँ. चलो पूरा हटा देते हैं अपन, वापस से टाइप करते हैं. एक क्लास लिखते हैं अपन, क्लास पेरेंट, राइट. नाम कुछ भी लिखो क्लास का, लेकिन इसको मैं पेरेंट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने नाम थोड़ा पेरेंट लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये क्लास कौन सी क्लास होगी, पेरेंट क्लास. बाकी कोई जरूरी नहीं कि नाम पेरेंट ही रखना है. क्लास पेरेंट, इसके अंदर मान लो मैं एक मेथड लिखता हूँ. चलो मैं दो मेथड लिखता हूँ. एक्चुअली एज ए पेरेंट आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल लाइफ में देखो एज ए पेरेंट क्या क्या होता है एक्चुअली. एक तो पेरेंट से बहुत सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आती है, राइट. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से वॉइड, एक मेथड है कौन सी, प्रॉपर्टी. तो एज ए पेरेंट हर कोई पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए कुछ न कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, राइट. और प्रॉपर्टी बहुत सारी चीजों की फॉर्म में हो सकती है, जैसे किसी के पास कैश बहुत सारा हो, राइट, या फिर किसी के पास गोल्ड बहुत सारा हो, या फिर किसी के पास पावर हो, लाइक को मिनिस्टर हो तो अपने उनके बच्चों के पास बाय डिफॉल्ट पावर आ जाएगा, राइट. तो ऑब्वियसली किसी भी फॉर्म में वो प्रॉपर्टी हो सकती है. लेट्स सपोज कैश, गोल्ड या पावर किसी फॉर्म में हो सकती है वो. नाउ चलो ये तो पहली मेथड की बात हो गई. अब एज ए ऑब्वियसली खास करके एज ए इंडियन पेरेंट ये भी एक विश होती है उनकी कि उनके जो भी बच्चों की शादी हो वो उनकी मर्जी से हो, राइट. तो सपोज करो कि आपके घर वालों ने आपके लिए कोई सेलेक्ट कर रखा है या कर रखी है जो भी है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एबीसी, राइट. नाम आपके केस में कुछ और हो तो लिख लेना. सो नाउ यहाँ पे सपोज देयर आर टू थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट, राइट. पहला एक तो क्या है, ऑब्वियसली हर एक पेरेंट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाता. दूसरा
लेट्स से उनकी विश है कि उनकी मर्जी से शादी हो आपकी जो भी है, और उन्होंने कुछ आपके लिए सेलेक्ट कर रखा, कर रखी जो भी है, राइट। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड, एंड ऑब्वियसली आई एम राइटिंग एक्सटेंड्स पेरेंट। यू नो एक चीज ऑलरेडी अपने को पता है, बाय डिफॉल्ट पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, राइट। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं चाइल्ड क्लास के अंदर मेन मेथड लिखूं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेन मेथड, सपोज ऑब्जेक्ट हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args वो भी व्हाटएवर, और यहाँ पे मान लो मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कैसे बना सकते हो, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, राइट। चाइल्ड क्लास का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, लेट्स से पहली मेथड को कॉल कर रहा हूँ किसको, प्रॉपर्टी, लेट्स से एक और मेथड को कॉल कर रहा हूँ किसको, मैरी। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, आराम से देखना फ्लो क्या रहेगा। अगर हम फ्लो के बारे में बात करें, फ्लो क्या रहने वाला, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर अपन पकड़े, प्रॉपर्टी मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे, सी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा प्रॉपर्टी नाम की कोई मेथड है या नहीं। चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टी नाम की कोई मेथड है, यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, तो ये दोनों यहाँ अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या, चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टी नाम की मेथड अवेलेबल है, यस। तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो जेवीएम इसको चलाएगा, और इसको चलाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है, कैश प्लस गोल्ड जो भी है, ये आउटपुट यहाँ पे आने वाला, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो मैरी मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे, सी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में, क्या मैरी मेथड अवेलेबल है चाइल्ड क्लास में, यस, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई एरर नहीं है। जेवीएम इसको चलाएगा तो आउटपुट इसकी वजह से क्या आने वाला है, एबीसी, राइट। तो अभी देखो ऑलरेडी एक बात अपने को पता है कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो अगर आप चाइल्ड पे प्रॉपर्टी कॉल करोगे तो पेरेंट की प्रॉपर्टी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड में अवेलेबल होती है। एक बार चला के देखते हैं क्या यही आउटपुट आता है या नहीं। ऑब्वियसली कंपाइलेशन दैट इज फाइन। और यहाँ पे जब भी चलाते हैं तो किसका नाम लिखते हैं, क्लास का नाम। कौन सी क्लास चलानी मेरे को, चाइल्ड क्लास में, यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, चाइल्ड। देखो क्या आ रहा है, पहले प्रॉपर्टी मेथड कॉल हुआ, उसके अंदर जो भी आपने लिखा था वो आ रहा है, एंड देन मैरी मेथड कॉल हुआ, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो आ रहा है, राइट। तो अभी तक जो पॉइंट अपन देख रहे हैं वो क्या, बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, राइट। सो चाइल्ड उन प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट अपन चेंज करते हैं। देखो एज ए चाइल्ड इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितना है उतना कम है, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी आ रही है अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं यहाँ पे। लेकिन एज ए चाइल्ड आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इससे जरूर हो सकती है, राइट, कि हाँ नहीं, जो आपने सेलेक्ट कर रखी है मेरे को उसके साथ प्रोसीड नहीं करना, मैं मेरा देखूंगा, राइट, व्हाटएवर। तो फिर अगर इसके साथ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो। तो अब स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं मैं। बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। अगर आप किसी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड हो तो उसको सीधा यूज कर सकते हो। अगर आप किसी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस प्रॉपर्टी को अपनी क्लास में वापस लिख सकते हो, राइट। जैसे मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी क्लास में वापस लिखूंगा। मैंने अपनी क्लास में इस प्रॉपर्टी को वापस लिखा, और यहाँ पे जो भी आपने ढूंढ रखा है, ढूंढ रखी है वो लिख लो यहाँ पे। तो दैट इज दिस, राइट। मेरे केस में कोई है नहीं, आपके केस में नाम लिख देना। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्या, PQR। तो अब ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम थी नहीं मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज मैं यूज करना चाहूंगा, दैट इज फाइन। लेकिन इस मेरी मेथड से मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने इस मेथड को मेरी क्लास के अंदर वापस लिख दिया, और इसका इंप्लीमेंटेशन मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या इंप्लीमेंटेशन था, ABC, यहाँ पे मैंने क्या इंप्लीमेंटेशन कर दिया, PQR, मतलब अंदर का कोड मैंने चेंज कर दिया जो भी, राइट। इस प्रॉपर्टी को, मतलब इस चीज को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। अब अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज ओवरराइडिंग, तो दैट इज प्रीटी सिंपल, राइट। बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास आर अवेलेबल इनसाइड चाइल्ड क्लास। If as a child we are not satisfying with any property, then we can redefine that property. This process is known as what, overriding. तो अब आपको इसको इंग्लिश फॉर्म में याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आप इस एग्जांपल से देखिए कि अगर आप किसी से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको वापस लिखोगे, इस वापस लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। अब देखो जैसे ही ओवरराइडिंग करोगे ना, फ्लो आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो फ्लो क्या रहने वाला है, अब सुनना बहुत आराम से, देखो फ्लो क्या रहने वाला है। पहले तो कंपाइलर चेक करेगा कहीं पे एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो फिर जेवीएम प्रोग्राम को चलाएगा। तो कंपाइलर जब चेक करेगा, देखो प्रॉपर्टी कॉल हुआ किस पे, सी पे, सी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा प्रॉपर्टी नाम की मेथड है, यस है, क्योंकि पेरेंट की बाय डिफॉल्ट चीज इसमें आ रही है, राइट। तो प्रॉपर्टी नाम की मेथड है, यस, तो कोई एरर नहीं है।
नीचे वाली मैरी मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे। सी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर जाएगा चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा मैरी नाम की कोई मेथड है, यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंपाइलर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने बोला कि मेरी तरफ से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रोग्राम चलेगा तो कौन चलाएगा, जेवीएम। अब देखो जेवीएम का बिहेवियर क्या होगा, ऑब्जर्व हियर। अब जेवीएम का बिहेवियर क्या होगा, चलो प्रॉपर्टी मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड है तो प्रॉपर्टी मेथड को चला देगा और क्या आउटपुट आने वाला, प्रॉपर्टी मेथड जो भी है, राइट। मैरी मेथड कितनी है, 2 है, एक तो पेरेंट से आ रही है, दूसरा खुद चाइल्ड ने वापस लिख रखी है। अब कौन सी चलाएगा, तो जब भी ओवरराइडिंग हो रहा होगा जेवीएम किसको देखने वाला है, जेवीएम देखेगा ऑब्जेक्ट किसका है, राइट। तो यहां पे देखो मैरी मेथड कॉल हुआ सी पे, सी कौन से टाइप का है, जेवीएम देख रहा है कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। तो जेवीएम चाइल्ड वाली मैरी मेथड को चलाने वाला है। तो जब चाइल्ड वाली मैरी मेथड को चलाएगा तो इसकी जगह आउटपुट अब क्या आने वाला है, पीक्यूआर, एबीसी नहीं आने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी आप ओवरराइडिंग करोगे तो प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, ओवरराइडिंग वाले को, क्योंकि आपने ओवरराइडिंग की क्यों है, क्योंकि आप पेरेंट से सेटिस्फाई थे नहीं, आप चाहते थे कि आपका इंप्लीमेंटेशन हो। तो ओवरराइडिंग के टाइम पे आपका इंप्लीमेंटेशन आने वाला है। देखो मैं एक बार चला के दिखा तो आपको, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी एग्जीक्यूट दिस, कंपाइल करते हैं अपन, इसको रन करने की ट्राई करते हैं। एनएलसी देखो पहला तो प्रॉपर्टी तो सेम आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी चाइल्ड ने क्या नहीं की थी, ओवरराइड की नहीं थी, तो किसकी चली, पेरेंट की। लेकिन जो मैरी थी उसको चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा है, तो ये पीक्यूआर किसकी वजह से आया है, चाइल्ड की वजह से, राइट। चलो अब पूरा फ्लो देखते हैं अपन, और एक मेजर पॉइंट जो है ओवरराइडिंग के बारे में वो भी फैच आउट करने की ट्राई करते हैं। ऑब्जर्व हियर, बहुत आराम से देखना है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, चलो सपोज आप मेरे को बता दे जाना फटाफट। मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट सी इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट। अगर मैं मान लो एक बार मैं इसको नाम भी चेंज कर देता ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो, वैसे कोई रख सकते हो सी भी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से नाम कर। चलो ये मैंने बनाया, आप मेरे को बताओ अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इसको चलाता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, राइट। 1 सेकेंड या सी, अगर इसको चलाते अपन आउटपुट क्या आने वाला है, पी डॉट प्रॉपर्टी पी डॉट मैरी, क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा एक ही स्क्रीन पे देख पाएंगे अपन। ओके चलो यहाँ पे देखो आप क्या आउटपुट आएगा इस केस में। देखो सिंपल है, अगर अपन प्रॉपर फ्लो फॉलो करते हैं तो फ्लो किस तरीके चलने वाला है, देखो ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे पहले कंपाइलर को देखो, कंपाइलर को एरर दे रहा है या नहीं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो अगर कंपाइलर को देखोगे क्या होने वाला है, बोलो प्रॉपर्टी मेथड कॉल हुआ किस पे, पी पे। पी कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में, क्या चेक करेगा, प्रॉपर्टी मेथड है या नहीं, क्या पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी मेथड है, यस, तो कंपाइलर तो कंपाइलेशन तो फाइन है। नीचे वाला देखो मैरी मेथड कॉल हुआ किस पे, पी पे। पी कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में, क्या चेक करेगा, मैरी नाम की कोई मेथड है, यस है, तो कंपाइलेशन तो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जेवीएम आएगा तो प्रॉपर्टी को चलाना है, राइट। तो प्रॉपर्टी को चलाना है, क्या प्रॉपर्टी की कोई ओवरराइडिंग हो रही है, नहीं, ओवरराइडिंग थोड़ी हो रही, क्योंकि अभी तो कहां पे देख रहा, पेरेंट में ही देख रहे हो ना, कहां पे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट किसका है, जेवीएम देखेगा ऑब्जेक्ट किसका है, पेरेंट का। तो प्रॉपर्टी किसकी चलने वाली है, पेरेंट की, और पेरेंट की चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाला। देन मैरी, ऑब्जेक्ट किसका है, पेरेंट का, मैरी किसकी चलने वाली है, पेरेंट की, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आने वाला है, एबीसी। तो इसकी वजह से आउटपुट कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर, इसकी वजह से आउटपुट क्या आने वाला है, एबीसी, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ है या नहीं है। आप खाली फ्लो ध्यान रखो, ऑटोमेटिक चीजें आपको पता रहेगी। जस्ट यहाँ पे अपन देखते हैं, चलाने की ट्राई करते हैं इसको। कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा जावा चाइल्ड, यू विल गेट टू नो आउटपुट क्या आ रहा है। देखो कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर, और नीचे क्या आ रहा है, एबीसी, राइट। और इस केस में भी आपको पता है, देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, चाइल्ड पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, व्हाट विल हैपन। देखो अभी भी कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आप फ्लो फॉलो करोगे तो फ्लो किस तरीके से चल रहा है अभी भी। देखो फटाफट से यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉल हुआ किस पे, पी पे। पी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर जाएगा चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा प्रॉपर्टी नाम की मेथड है, यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी मेथड किस में अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। देन मैरी कॉल हुआ किस पे, पी पे। पी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर जाएगा चाइल्ड क्लास में, क्या मैरी है, यस, तो अभी कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। उसके बाद जेवीएम आएगा, प्रॉपर्टी मेथड,
प्रॉपर्टी मेथड ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, तो किसकी चलेगी, चाइल्ड की। अब चाइल्ड में कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, यही वाली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, तो ऑब्वियसली ये चलेगी और ये चलेगी, तो आउटपुट क्या आने वाला है, कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर। नाउ जैसे ही मैरी पे आएगा, मैरी मेथड कॉल हुआ किस पे, पी पे, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का, तो अगर मैरी मेथड की ओवरराइडिंग हो रही होगी तो कौन सी चलेगी, ओवरराइडिंग वाली, तो चाइल्ड वाली मैरी मेथड चलने वाली है, जिसका आउटपुट क्या आने वाला है, पीक्यूआर, राइट। तो यहाँ पे कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर, और इसकी वजह से अब क्या आएगा, पीक्यूआर, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, और आप मैरी को ओवरराइड कर रहे हो, तो मैरी किसकी चलने वाली है, चाइल्ड की, राइट। तो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, जो अपना एक्चुअली यहाँ से चल रहा है, चाइल्ड p इक्वल टू न्यू चाइल्ड, राइट, ओके। एंड यहाँ पे जैसे मैं इसको चलाऊंगा, कंपाइल करते हैं पहले तो कंपाइलेशन को कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, जस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज फाइन। और जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे जावा चाइल्ड, यू विल सी द इंपैक्ट कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर, और नीचे क्या आ रहा है, पीक्यूआर, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट किसका था, चाइल्ड का, राइट। चलो तीसरा और फाइनल अपन चेंज करते हैं। देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल भी सेम था और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चले या रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे चले, दोनों ही केस में आउटपुट तो क्या आना है, सेम ही आना है। लेकिन अब ये सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, पेरेंट p इक्वल टू न्यू चाइल्ड, राइट, यहां से देखो ताकि स्क्रीन पे दिख जाए, पेरेंट p इक्वल टू न्यू चाइल्ड। चलो इस केस में क्या आउटपुट होने वाला है, अब पी डॉट प्रॉपर्टी की वजह से तो क्या आएगा, वो तो वही आएगा कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर, लेकिन पी डॉट मैरी की वजह से क्या आने वाला है, एबीसी या पीक्यूआर, ऑब्वियसली अगेन फॉलो करते प्रोसेस अपन, क्या प्रोसेस अपना क्या फ्लो है, अगेन फॉलो करते चलो। प्रॉपर्टी कॉल हुआ किस पे, p पे, p कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का, कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में, चेक करेगा प्रॉपर्टी है या नहीं, प्रॉपर्टी है, यस, तो अभी कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन मैरी कॉल हुआ किस पे, p पे, p कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का, कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में, चेक करेगा मैरी है, यस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कंपाइलर को। अब जेवीएम आएगा, जेवीएम आएगा किसको चलाने, प्रॉपर्टी को चलाने, तो क्या प्रॉपर्टी की ओवरराइडिंग हो रही है, नहीं, तो प्रॉपर्टी को तो सीधा ही चला देगा, क्या आउटपुट आने वाला है, कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर। नाउ क्या मैरी की ओवरराइडिंग हो रही है, यस, तो जेवीएम देखेगा किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, तो मैरी मेथड किसकी चलने वाली है, चाइल्ड की, और चाइल्ड की मैरी चलेगी तो आउटपुट क्या आने वाला है, PQR, राइट। एक बार चला के देखते हैं यहाँ पे, बस खाली मैं इस चीज से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो वो पूरा इंपैक्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करूँ, कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, और जैसे आप इसको रन करने की ट्राई करोगे यू विल सी, देखो क्या आ रहा है नीचे, PQR, क्योंकि क्या हो रही है, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग किसके कंट्रोल में रहती है, जेवीएम के, और जेवीएम के कंट्रोल में जब भी रहेगी, जेवीएम किसके बेसिस पे देखता है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, इसीलिए इसका आउटपुट एक्चुअल में क्या आया है, PQR। अगर यही ओवरलोडिंग हो रही होती तो कौन देखता, कंपाइलर, किसके बेसिस पे, रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे, और रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे देखता तो ये मैरी किसकी चलती, पेरेंट की। तो देखो जो पूरा डिफरेंस जनरेट कर रहा है वो कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ये वाला, जब रेफरेंस वेरिएबल आपके पेरेंट टाइप का है और ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड टाइप का, क्योंकि दोनों सेम है तब तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपको, इधर से देखेगा तब भी वही आउटपुट आएगा, इधर से देखेगा तब भी वही आउटपुट आने वाला, जब ये चेंज हो जाएगा तब फर्क पड़ेगा, और वही डिफाइन करेगा आपकी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को, राइट। तो चलो एक कंक्लूजन फॉर्म में अपन फटाफट से वापस देखते हैं। चलो पहली बात, किसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, बताओ फटाफट। बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। एज ए चाइल्ड अगर आप किसी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं हो उसको आप अपने हिसाब से वापस लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग, राइट। नाउ ओवरराइडिंग किसके कंट्रोल में रहती है, जेवीएम के, और जेवीएम किसके भी आप पे देखेगा, रन टाइम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। चलो इसी पे पॉइंट बनाते हैं अपन, जो कल अपन ने बनाए थे ओवरलोडिंग पे, यहाँ पे बनाते हैं। ओवरराइडिंग किसके कंट्रोल में रहती है, जेवीएम के कंट्रोल में। जेवीएम किसके बेसिस पे देखने वाला है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, या रन टाइम ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोलो, रन टाइम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। अब देखो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये कब हो रहा है, रन टाइम पे। और रन टाइम को डायनेमिक भी बोलते हैं, जैसे कंपाइल टाइम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक, रन टाइम को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलो। अब देखो दो चीजें, पहला क्या है, कंपाइल, और दूसरा क्या है, रन। पहले कौन होता है, कंपाइल, बाद में क्या होता है, रन। ये कब हो रहा है, रन टाइम पे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पहले होता तो अर्ली, बाद में होता तो लेट। तो ये कौन सी कैटेगरी है, लेट बाइंडिंग। जो आपकी ओवरलोडिंग थी वो कौन सी कैटेगरी थी, अर्ली बाइंडिंग। तो first and major difference between overloading and overriding, here there is the difference। overloading कौन देखता है,
कंपाइलर किसके बेसिस पे, रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे, इसलिए किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग। ओवरराइडिंग कौन देखता है, जेवीएम, किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग, राइट। चलो फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक लिखते हैं कीप्स बाइंडिंग ओवरराइड। लिखिए ओवरराइडिंग, इसके अंदर लिखिए ओवरराइडिंग, लिखिए बाय डिफॉल्ट, by default all the properties of parent class, by default all the properties of parent class available, by default all the properties of parent class available in the child class, by default all the properties of parent class available inside child class. So as a child, if we are not satisfied, so as a child if we are not satisfied with any property, as a child we are not satisfied with any property, we are not satisfied with any property, so as a child if we are not satisfied with any property, then we can redefine that property, then we can यहाँ पे property की जो method ही कर लो, if we are not satisfied with any method, then we can redefine that method, then we can redefine that method. This process of redefining, is known as overriding. This process of redefining is known as overriding. This process of redefining is known as overriding. By default, all the properties of parent class available in the child class. So the child, if we are not satisfied with any method, then we can redefine that method. This process of redefining is known as overriding. देखो डेफिनेशन याद नहीं करनी है, एग्जांपल ध्यान रखिए आप। सेकंड पॉइंट लिखिए, in overriding method resolution, in overriding method resolution takes care by JVM, method resolution takes care by JVM based on, overriding method resolution takes care by JVM based on runtime object, So overriding comes under runtime polymorphism. Overriding comes under runtime polymorphism, dynamic polymorphism, comma late binding. Overriding method resolution takes care by JVM based on runtime object. So overriding comes under runtime polymorphism, dynamic polymorphism, late binding. Okay, then you can just write on this example, mention this.
ऑब्वियसली आउटपुट आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे तो वही आएगा कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर जो भी, राइट। और यहाँ पे पेरेंट पे कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पेरेंट का है इसलिए एबीसी आने वाला है। यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन यस, और यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है इसलिए पीक्यूआर आने वाला है। देन अगेन यहाँ पे कैश प्लस गोल्ड प्लस पावर सेम ही रहने वाला, और यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है इसलिए पीक्यूआर आने वाला, राइट। ओके फाइन देन। नाउ चलो अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं एक्चुअली, राइट। क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जब अपन ओवरराइडिंग के साथ काम करते हैं। देखो बहुत आराम से देखना है, यहाँ पे जो भी आपने एग्जांपल लिखा उस एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं, राइट। जो भी अपन ने अभी एग्जांपल लिख रखा है ना, अगर अपन उसकी तरफ देखें तो क्या है ओवरराइडिंग, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखो इस वाले मेथड की अपन ओवरराइडिंग कर रहे हैं, कौन सी मेथड की, मैरी मेथड की, राइट। तो चलो इस बार अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हिसाब से मुझे लिखना पड़े। यही मेथड रखते हैं और अभी कॉल जब करना होगा तो अपन कर लेंगे, अभी हटा देंगे। देखो अभी अगर इस एग्जांपल को अपन देखें, यहाँ पे अपन ने किसकी ओवरराइडिंग कर रखी है, मैरी मेथड की, राइट। एक बात देखो ओवरराइडिंग कब होती है, एक बात ध्यान रखना, ओवरराइडिंग कब होती है। ओवरराइडिंग के लिए पहला जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ये है कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मेथड का नाम और आर्ग्यूमेंट सेम है तो अपन बोलेंगे उस मेथड की क्या हो रही है, ओवरराइडिंग हो रही है। तो यहाँ पे इस मैरी मेथड की ओवरराइडिंग हो रही है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि नाम सेम है मैरी मैरी, और आर्ग्यूमेंट ये भी कुछ नहीं ले रहा है, ये भी कुछ नहीं ले रहा है, राइट। तो देखो एक और डिफरेंस हो गया किसमें, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। ओवरलोडिंग क्या बोलता है, नाम सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो इसका मतलब सिग्नेचर क्या होता है ओवरलोडिंग में, डिफरेंट, क्योंकि सिग्नेचर किसको बोलते हैं, नेम और आर्ग्यूमेंट को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, सिग्नेचर, राइट। तो ओवरलोडिंग में सिग्नेचर डिफरेंट है और ओवरराइडिंग में नाम और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम, मतलब ओवरराइडिंग में सिग्नेचर क्या है, सेम। तो पहला चीज आपको ये पता करना हो कि ओवरराइडिंग हो रही या नहीं, तो फिर आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, पहले देखो आप सिग्नेचर दोनों का, अगर दोनों का सिग्नेचर सेम है तो इसका मतलब क्या हो रही है, ओवरराइडिंग, और फिर आपको उसके फर्दर जो भी रूल्स है वो चेक करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग के लिए पहला प्रोटोकॉल क्या है, ऑब्वियसली मेथड का नाम सेम आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो आगे चल के काम में आने वाली है, अगर आपको ये भी देखना है कि एग्जैक्टली एरर कौन सी आने वाली है, तो फिर एक चीज का ध्यान रखना, जिस मेथड को ओवरराइडिंग जब होती है तो पेरेंट क्लास की जो मेथड है उसको बोला जाता है एक्चुअल में ओवरराइडिंग मेथड। तो पेरेंट क्लास के मेथड को बोला जाता है ओवररिडन मेथड, और चाइल्ड क्लास की मेथड जिसके साथ आप इसको ओवरराइड करवा रहे हो उसको बोला जाता है ओवरराइडिंग मेथड, राइट। ये दो टेक्निकल टर्म चलते हैं, इसकी वजह से आपको कंपाइल टाइम एरर अगर आपको देखनी है एग्जैक्टली कौन सी एरर आएगी तो आप आगे चल के देख पाओगे। पेरेंट क्लास की जो मेथड होती है दैट इज ओवररिडन मेथड, और चाइल्ड क्लास की मेथड को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग मेथड। अगर ओवरराइडिंग हो रही है, कैसे पता करोगे ओवरराइडिंग हो रही है, नाम सेम आर्ग्यूमेंट भी सेम, मतलब क्या सेम होना चाहिए, सिग्नेचर। सो दैट इज फर्स्ट प्रोटोकॉल, राइट। चलो लिख लो, आप लिख लो रूल्स फॉर ओवरराइडिंग, और पहले फर्स्ट रूल लिख लो आप, रूल्स फॉर ओवरराइडिंग, और फर्स्ट लिखो रूल्स फॉर ओवरराइडिंग, फर्स्ट लिखो रूल्स फॉर ओवरराइडिंग। यहाँ पे नंबर फर्स्ट, in overriding, in method overriding, in method overriding, method signature, in overriding method signature must be same। आप चाहो तो मेथड सिग्नेचर के आगे ब्रैकेट में लिख देना, सिग्नेचर किसको बोलता है आपको ऑलरेडी पता ही है, अदरवाइज ब्रैकेट में लिख देना मेथड नेम प्लस आर्ग्यूमेंट। इन ओवरराइडिंग मेथड सिग्नेचर मस्ट बी सेम, मेथड सिग्नेचर मतलब मेथड नेम प्लस मेथड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ओके एक चीज और मेंशन कर लेना, आपने लास्ट एग्जांपल लिखा ही होगा, राइट। तो उसके आगे एरो करके इस तरीके से लिख लेना, पेरेंट क्लास की जो मेथड है उसको बोलते हैं ओवररिडन मेथड, और चाइल्ड क्लास की मेथड को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग मेथड।
जिसको ओवरराइड कर रहे हो वो ओवररिडन, जिससे ओवरराइड कर रहे हो वो ओवरराइडिंग। राइट, ओके, नेक्स्ट सेकंड रूल पे चलते अपन। अब देखो, जब मैंने ओवरलोडिंग आपको बताया था ना, तो ओवरलोडिंग में मैंने आपको बोला था खाली दो ही चीज मैटर करती है, मेथड का नाम सेम होना चाहिए और आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। इसके अलावा कुछ चीज मैटर करती है नहीं। लेकिन जब ओवरराइडिंग की बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें मैटर करेगी, इसीलिए ओवरराइडिंग में रूल्स भी ज्यादा होते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है। अपन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी स्टोरी किस पे, ऑब्जर्व हियर। पहले यहाँ पे देखना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो मेथड नाम का जस्ट आगे लिखा होता है रिटर्न टाइप। अभी ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अभी ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। जैसे मान लो इस मेथड को कुछ रिटर्न करना होता, सपोज लास्ट में इसको कितना रिटर्न करना होता है, इसको रिटर्न करना होता है रिटर्न 10, राइट। सपोज इसको 10 रिटर्न करना होता, तो अगर इसको 10 रिटर्न करना होता तो रिटर्न टाइप में क्या लिखेगा, 10 किस तरीके की वैल्यू है, 10 इंट तरीके की वैल्यू है। तो जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न करनी है उसका टाइप अपन कहां पे लिखते हैं, रिटर्न टाइप में। सपोज करो जैसे मान लो 10.5 रिटर्न करना है, तो 10.5 किस तरीके की वैल्यू है, डबल। तो अपन रिटर्न टाइप में क्या लिखते हैं यहाँ पे, डबल, राइट। तो रिटर्न टाइप मतलब जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न करनी है उसका टाइप अपन लिखेंगे वहां पे, राइट। अब अभी के लिए क्वेश्चन ये दिमाग में आए तो छोड़ लो कि कब रिटर्न करना चाहिए कब रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि मेथड को कब रिटर्न करना चाहिए कब रिटर्न नहीं करना चाहिए। अभी के लिए अगर मेथड को रिटर्न करना है तो जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न करनी है उसका टाइप क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं कर सकते आप। देखो जैसे अगर ये करने की ट्राई की ना, तो क्या आने वाली है, एरर। देखो यहाँ पे एरर आएगी इस मेथड में, क्योंकि आप रिटर्न क्या कर रहे हो, डबल, और रिटर्न टाइप आपका क्या है, वॉइड। तो दोनों मैच हो नहीं रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आने वाली। तो अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके तरीके का जो भी टाइप है वो आपको उसके रिटर्न टाइप में देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर देने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टाइप एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, राइट। रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है उस टाइप का आपको टाइप भी देना पड़ेगा। तो आपने नहीं दिया, इसने क्या दे दिया आपको, एरर। अगर यहाँ पे डबल लिखूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है ओवरराइडिंग के रिगार्डिंग। चलो अभी के लिए फिलहाल इस मेन को भी हटा दो, अभी अपना इसका काम नहीं पड़ रहा है, विल डिस्कस, जैसे पड़ेगा वापस लिख लेंगे बस। ओके, नाउ अभी ये वाला प्रोग्राम आपके सामने है। देखो अभी तक तो ये ओवरराइडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, अपन ने चला के भी देखा था। क्यों हो रही है ओवरराइडिंग, क्योंकि मेथड का नाम सेम है और आर्गुमेंट भी सेम है, राइट। तो अब सवाल मेरा दूसरा ये है, क्या ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप मैटर करता है या नहीं, राइट। मतलब अगर मैं इसको ऐसा करूं, देखो इसको मैंने लिखा वॉइड और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, इंट सपोज, और यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न करवा देता हूँ, क्योंकि इंट लिखा तो कुछ रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। इंट तरीके की वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी, कितनी, 10। क्या ये ओवरराइडिंग है या नहीं है, क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है। मतलब क्या ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप मैटर करता है या नहीं, अगर मैटर करता होगा तब तो फिर यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। और अगर मैटर नहीं करता होगा तो फिर ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर क्या हो रही है, ओवरराइडिंग, क्योंकि मेथड का नाम सेम और आर्गुमेंट डिफरेंट, राइट। सो टेल मी, रिटर्न टाइप मैटर्स और नॉट। देखो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको चलाता हूं, अगर मैं इसको कंपाइल करने की ट्राई करता हूं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे ना, देयर विल बी एरर। देखो कंपाइलर एरर देने वाला आपको, एंड यू कैन सी द एरर। देखो ये बोल रहा है, देखो मैरी इन चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड मैरी इन पेरेंट, राइट। जो चाइल्ड में आपने मैरी मेथड लिखी है वो पेरेंट के मैरी मेथड को क्या नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। नीचे ये बता रहा क्यों नहीं कर सकता, रिटर्न टाइप int is not compatible with void, क्योंकि पेरेंट क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप कैसा था, void, और नीचे जो चाइल्ड क्लास की मेथड जिसके साथ आप इसको ओवरराइड करने की ट्राई कर रहे हो उसका रिटर्न टाइप आपने क्या लिख रखा है, int। सो दोनों आपस में क्या नहीं है, कंपेटेबल नहीं है, इसलिए ये ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, और कंपाइलर ने आपको क्या दे दी यहाँ पे, एरर। इसका मतलब जब भी ओवरराइडिंग कर रहे हो रिटर्न टाइप कंपलसरी क्या होना चाहिए, सेम। और अगर रिटर्न टाइप सेम नहीं होगा तो क्या आने वाली है, देखो अगर इस एरर को देख के ऐसा कुछ दिमाग चल रहा है ना, तो आप गलत हो एक्चुअली। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं रिटर्न टाइप के रिगार्डिंग ओवरराइडिंग पे क्या पॉइंट है, तो मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, अभी एक ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, मुझे लगता है एक पर्सन ने मेरे साथ शेयर की थी, एक स्टूडेंट ने एक्चुअली। उसका किसी कंपनी में इंटरव्यू था, आई थिंक जयपुर बेस्ड की कंपनी है, MTX अगर नाम सुना हो तो, राइट। उसका उस कंपनी में इंटरव्यू था, पर एक्चुअली उसका कुछ पोजीशन पे इंटरव्यू था, मतलब कोई 10 या 15 नंबर पे उसका इंटरव्यू था।
तो उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ होगा। तो जैसे वो इंटरव्यू रूम में गया, इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि व्हाट इज ओवरराइडिंग, और एक पॉइंट साथ में मेंशन किया। एक्चुअली इंटरव्यूअर ने बोला कि ऐसा कुछ पॉइंट बताना जो मुझे अब तक आपसे पहले जितने इंटरव्यू हुए ना किसी ने नहीं बताया हो, राइट? अगर ऐसा कुछ पता हो तभी बताना, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पर उस स्टूडेंट के वर्ड्स क्या थे, उसने बोला कि चलो मैं आपको ऐसा पॉइंट बताता हूँ जो पहले वालों ने बताया होगा वो तो छोड़ो, 99% लोगों ने सुन भी नहीं रखा हो। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर के एग्जैक्ट वर्ड थे, चलो ऐसा क्या पॉइंट है जो 99% लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, एंड देन उस स्टूडेंट ने जो पॉइंट मेंशन किया था ओवरराइडिंग के रिगार्डिंग, वो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ होगा वो मुझे पूछने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको मुझसे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी वो एमटीएक्स में जॉब कर रहा है पर्सन जो भी है। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या पॉइंट है रिटन टाइप के रिगार्डिंग और क्यों ये इतना पॉपुलर है। जस्ट ऑब्जर्व हियर। अगर ये एरर देख के आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एक्चुअली रिटन टाइप सेम होना चाहिए ओवरराइडिंग के टाइम पे, तो ये गलत है। एक्चुअल पॉइंट क्या मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें 1.4 वर्जन तक, जब तक जावा का 1.4 वर्जन चल रहा था, तब तक अगर अपन बात करें तो ओवरराइडिंग करने के लिए रिटन टाइप कंपलसरी क्या होना चाहिए था, सेम। और अगर रिटन टाइप सेम नहीं है तो फिर क्या आने वाली है, एरर, राइट? लेकिन 1.5 वर्जन से रिटन टाइप डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? इवन आपने अगर नोटिस किया होगा, देखो कितनी चीजें होती है, कितनी छोटी छोटी चीजें होती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने नोटिस किया इस एरर में, इसने ये नहीं बोला है कि इंट इज डिफरेंट या इंट इज डिफरेंट विद वॉइड, कि इंट वॉइड से अलग है, इसने ऐसा नहीं बोला। इसने क्या बोला है, कंपेटेबल नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एंड कंपेटेबल। अलग होना और कंपेटेबल होना दोनों में फर्क है। देखो मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है। 1.5 वर्जन से एक्चुअल में रिटन टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन अगला आएगा कि ऐसा क्या हुआ 1.5 वर्जन में। तो 1.5 वर्जन में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है कोवेरिएंट रिटन टाइप, और इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली ओवरराइडिंग के टाइम पे रिटन टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा, कोवेरिएंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कोवेरिएंट के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये समझने की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कल मैंने जो आपको बोला था ना, सेम स्टोरी फॉलो करिए, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मैंने यहाँ पे इंट लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां से क्या रिटर्न करवाते, बोलो रिटर्न 10। यहां से अगर 10 रिटर्न हो रहा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट। क्यों, क्योंकि 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट तरीके की। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंट। अगर मैं सपोज करो मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं, अब बोलो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रिटर्न टाइप में, ये किस तरीके की वैल्यू है, पेरेंट तरीके की। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, पेरेंट। किसी को इस पर डाउट है क्या? कल का पूरा टाइम मैंने इसी पे इन्वेस्ट किया था। मैंने आपको बोला था जो काम आप इंट के साथ कर सकते हो वो काम आप क्लास के साथ कर सकते हो, तो कभी कंफ्यूजन होगा नहीं अगर आप इंट और क्लास को रिलेट करोगे। देखो आप दोनों मेथड को देखो, नीचे वाली को देखो, ऊपर वाली को देखो, कोई फर्क है नहीं। देखो मैं आपको वापस से बता देता हूँ जो कल के सेशन में अपन ने देखा था, और ये इतना बड़ा पॉइंट है कि एक्चुअल में इस पे हमेशा दिक्कत होती रहती है लोगों को। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैंने ये लिखा इंट x इक्वल टू 10 और मैंने ये लिखा, तो कल अपना सेशन चला था, मैं बिल्कुल उसी पे वापस चल रहा हूं। पेरेंट p इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट? अगर आप देखोगे व्हाट इज दिस इंट, डेटा टाइप, व्हाट इज दिस पेरेंट, डेटा टाइप। अलग बात है कि ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। x इज व्हाट, प्रिमिटिव वेरिएबल, p इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल, अगेन बोथ आर वेरिएबल, 10 इज व्हाट, इंट टाइप की वैल्यू, दिस इज व्हाट, पेरेंट टाइप की वैल्यू। तो अगर 10 रिटर्न हो रहा है तो आप रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, इंट, क्योंकि 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट तरीके की। अगर ये रिटर्न हो रहा है तो आप ये रिटर्न हो रहा है तो आप रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, पेरेंट, क्योंकि ये किस तरीके की वैल्यू है, पेरेंट तरीके की। तो जो काम आप इंट के साथ कर सकते हो वो काम आप रेफरेंस वेरिएबल के साथ कर सकते हो। अगर इसको ध्यान रखोगे तो फिर जितना कंफर्टेबल इंट में फील करोगे उतना ही इसमें फील करोगे। अगर नहीं तो फिर ये पता नहीं क्या है, यहाँ से न्यू हो रहा है, यहाँ पे पेरेंट हो रहा है, फिर आपको उस वे में लेने की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको कल ये भी बोला था कि जो ऑरेकल सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल से होते हैं, क्योंकि इसको सेपरेटली ध्यान रखने जाओगे हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप इसको इंट से कंपेयर करिए, जो काम इंट के साथ कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हो। तो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। देखो मैंने रिटर्न टाइप लिखा ऑब्जेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट? या तो ये कर सकते हो कि अभी के लिए आप ये भी कर सकते हो। आपको पता नल हर एक क्लास के लिए क्या होता है, वैलिड। कल का डिस्कशन अपना ये भी था। देखो एक एक पॉइंट रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ओवरलोडिंग क्यों बताया, मैं डायरेक्ट ओवरराइडिंग से मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे जो सीखोगे वो यहाँ पे काम आने वाला है। तो यहाँ पे हर एक क्लास की वैलिड वैल्यू क्या होती है, नल। तो मैं नल लिखूंगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, नल, क्योंकि हर एक क्लास के लिए नल वैलिड होता है। या फिर आप चाहो तो इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना तो कोई इशू नहीं है,
आप ऐसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज करो क्या, रिटर्न टाइप में सपोज करो स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ से क्या पास करवा, यहाँ से क्या रिटर्न करवाऊंगा, स्ट्रिंग तरीके का ऑब्जेक्ट, तो आई कैन डू दिस थिंग, न्यू स्ट्रिंग, राइट। अब देखना ये आपके सामने मेथड, राइट, एक मैरी मेथड है जो आपने किसमें लिख रखी है, पेरेंट में, और एक मैरी मेथड जो किसमें लिख रखी है आपने, चाइल्ड में। देखो रिटर्न टाइप देखो तो एक बार, ऊपर वाली मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, नीचे वाली मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर रूल ये होता कि रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, तो फिर ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिखा है इसमें भी क्या आनी चाहिए, एरर। बट एक बार चला के देखते हैं क्या इसमें एरर आती है या नहीं, राइट। तो जस्ट अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, राइट, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, बिल्कुल ये कंपाइल हो जाएगा, किसी तरीके कोई एरर देने वाला है नहीं आपको। देखो कंपाइलेशन इज फाइन, इसका मतलब इस बार हो गई कि आपकी ओवरराइडिंग, राइट। तो देखो अभी भी अगर बात करोगे तो ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग दोनों क्या है, डिफरेंट, लेकिन ये दोनों इनकम्पेटेबल नहीं है, ये दोनों क्या है, कंपेटेबल है। अब क्या मतलब होता है कंपेटेबिलिटी का, अगेन मैं वापस आता हूं। देखो अगर रिटर्न टाइप के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज द परफेक्ट आंसर, 1.4 वर्जन तक सेम होना चाहिए, 1.5 वर्जन से डिफरेंट हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। एंड व्हाट इज कोवेरिएंट, कोवेरिएंट ये बोलता है अगर पेरेंट क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप पेरेंट टाइप का है, तो चाइल्ड क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप या तो सेम हो सकता है या चाइल्ड टाइप का हो सकता है। तो यहां पे देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास की क्या है, चाइल्ड, तो पेरेंट क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप पेरेंट है, तो चाइल्ड क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है। तो ये डिफरेंट है लेकिन ये वैलिड है क्योंकि ये कंपेटेबल है। ये कौन बोलता है, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, राइट। तो क्या ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, डिफरेंट, दैट्स द आंसर। देखो उल्टा पॉसिबल नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर पेरेंट टाइप की मेथड का रिटर्न टाइप पेरेंट हो, तो चाइल्ड टाइप की मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, चाइल्ड टाइप का हो सकता है। तो उल्टा करोगे तो एरर है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि पेरेंट टाइप का पेरेंट होना चाहिए, चाइल्ड टाइप का क्या होना चाहिए, चाइल्ड। देखो अभी अगर बोलोगे ना तो ये वापस वही एरर देने वाला है, इनकम्पेटेबल। देखो अगर अभी इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे ना, वापस वही बोलने वाला, क्या है, इनकम्पेटेबल। फाइन, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगेन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा तो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे पेरेंट, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, पेरेंट क्लास और स्ट्रिंग क्लास के बीच में, तो भी क्या आने वाली है, एरर आने वाली, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान रखना, पेरेंट क्लास का पेरेंट है तो चाइल्ड क्लास का क्या हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, दैट इज व्हाट, कोवेरिएंट। और एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बोला था, अब देखो इनमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। इंट है, इंट क्या है, प्रिमिटिव, कोई क्लास तो है नहीं, तो इंट का कोई चाइल्ड तो होता नहीं है, क्योंकि इंट क्या है, प्रिमिटिव है, कोई क्लास होता तो उसकी चाइल्ड होती है। तो अगर आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख रखा है, जो 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तब तो सेम ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कोवेरिएंट बोलता है कि नीचे चाइल्ड लिख सकते हो, बट प्रिमिटिव के कोई चाइल्ड तो होते नहीं है, तो फिर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम ही लिखना पड़ेगा। अब इंट है तो यहाँ पे कंपलसरी क्या होना चाहिए, इंट ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या आने वाली है, एरर। तो प्रिमिटिव में कोवेरिएंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। कोवेरिएंट का जो रूल है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, क्लास पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, पेरेंट का अगर पेरेंट टाइप का तो चाइल्ड का क्या हो सकता है, चाइल्ड टाइप का हो सकता है, राइट। जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए, कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सेकंड पॉइंट, until 1.4 version, return type must be same, return type must be same, return type must be same in overriding. Until 1.4 version, return type must be same in overriding. Until 1.4 version, return type must be same in overriding, but from 1.5 version onwards, but from 1.5 version onwards, it can be different, it can be different, it can be different as per the covariant return type. It can be different as per the covariant return type concept. Until 1.4 version, return type must be same in overriding, but from 1.5 version onwards, it can be different as per the covariant return type concept. Right, okay. नेक्स्ट लाइन में इसी में सेकंड पॉइंट में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, अकॉर्डिंग टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, अकॉर्डिंग टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, if
a parent class method having parent type return type, then child class method can have child class method can have child type return type. Child class method can have child type return type. Until 1.4 वर्जन ये कंपलसरी सेम होना चाहिए, लेकिन 1.5 वर्जन से ये अलग हो सकता है एज पर द कोवेरिएंट. एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं क्या होता है ये वाला साइड में आपको दिख रहा है. दिस इज फाइन, ये ओवरराइडिंग हो रही है एक्चुअली. Fine, okay. तो ये सही है, ये ओवरराइडिंग हो रही है, कोई एरर आएगी नहीं यहाँ पे. फाइन, ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे. एक और पॉइंट पहले यहाँ पे लिख लेना नीचे कि नोट लगा पॉइंट लिख लेना. कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल. कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल. concept not applicable. Covariant data type concept not applicable on primitive data types. ये primitive data type पे applicable नहीं है, क्योंकि ये क्लास पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास. अब प्रिमिटिव में तो कोई क्लास होती नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे ये कोवेरिएंट एप्लीकेबल नहीं होगा. वहां पे सेम ही करना पड़ेगा. इंट है ऊपर तो नीचे भी इंट ही होना चाहिए, अदरवाइज एरर होगा. फाइन, ओके. सो ये रिटर्न टाइप के रिगार्डिंग पॉइंट है. अब मेक श्योर कि एक्चुअली ये फ्रेशर लेवल पे आपको कोई आगे से नहीं पूछने वाला रिगार्डिंग रिटर्न टाइप एंड ऑल, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट करेगा नहीं. बट आप क्वेश्चन को टिल्ट कर सकते हो. क्वेश्चन को कैसे टिल्ट कर सकते हो, जैसे आपसे अगर पूछा जाए, जैसे सपोज करो आपसे पूछा जाए व्हाट इज ओवरराइडिंग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर किस तरीके से दोगे. वही सेम बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास अवेलेबल इन द चाइल्ड क्लास. If as a child we are not satisfied with any property, then child can redefine that property. That is known as what? Overriding, right? Then in overriding method signature must be same, but return type can be different, right? अब अगर यहाँ पे आपने खत्म कर दिया return type can be different, अगला क्वेश्चन 100% आपके पास आने वाला है, कैसे डिफरेंट हो सकता है रिटर्न टाइप, राइट?
तो फिर अब यहां से आप बता सकते हो कि 1.4 वर्जन तक तो सेम होना चाहिए, 1.5 वर्जन से कोवेरिएंट आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज कोवेरिएंट, राइट? तो आप यहाँ पे जाओगे, पेरेंट का पेरेंट टाइप का हो सकता है, चाइल्ड का चाइल्ड टाइप का हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, घूमते जाओ, राइट? सामने वाले को लगेगा कि इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बट एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन डिपेंड करता है। खाली इंटरव्यू का एक ही रूल होता है अच्छी लेवल की कंपनी में, पहला क्वेश्चन, उसके बाद अगला कितने क्वेश्चन चलेंगे, कितने घंटे तक आपका इंटरव्यू चलेगा, वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देते टाइम लास्ट में खत्म ऐसे करें कि अगला क्वेश्चन वहां से 100% जनरेट, राइट? और अगर आपने कोवेरिएंट पे ले गए, आप वर्जन स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो, आगे कुछ बचेगा नहीं आपको चेक करने के लिए, राइट? सो दैट्स द थिंग। तो ये आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आपके लिए क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये आपको जनरेट करके वहां पे ले जाना पड़ेगा। फाइन, चलो आगे चलते अपन, एक और पॉइंट अपन देखते हैं ओवरराइडिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। सपोज जहां से अपन ने एग्जांपल स्टार्ट किया था वहीं पे अपन चलते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे देखो यहाँ पे मेरे को बताना, यहाँ पे पेरेंट है और ऑब्वियसली मैं ऐसे कर लेता हूं, यहाँ पे चाइल्ड, वेदर ये सही है नहीं, जो मैंने एग्जांपल लिखा है ओवरराइडिंग हो रही है नहीं? फर्स्ट ऑब्वियसली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले की जो क्लास हो वो ही लिखनी है, आप खुद की क्लास भी लिख सकते हो। रूल सिर्फ इतना सा है, पेरेंट क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप अगर पेरेंट टाइप का है तो चाइल्ड क्लास का क्या हो सकता है, चाइल्ड का। तो देखो क्या पेरेंट पेरेंट है, यस, चाइल्ड चाइल्ड है, यस, तो इसका मतलब ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोवेरिएंट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंपाइल करोगे अगर आप इसको तो कंपाइलेशन इज परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं, राइट? तो कोवेरिएंट क्या होता है, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट, राइट? ये नहीं कर सकते, किसी का ये डाउट है, ध्यान रखना, यहाँ पे मान लो आपने इंट लिखा है तो वैसे ही एरर आ जाएगी, भले यहाँ पे ये इसी मेथड में एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इंट लिखा है तो वैल्यू किस तरीके की रिटर्न होनी चाहिए, इंट तरीके की। आप यहाँ से वैल्यू किस तरीके की रिटर्न कर रहे हो, पेरेंट तरीके की। तो ध्यान रखना, रिटर्न टाइप में हमेशा फिक्स प्रोटोकॉल होता है कि अगर इंट है तो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न होगी, इंट। मान लो मैंने यहाँ पे नल लिखा, क्या होने वाला है, अगेन एरर। क्या नल इंट तरीके की वैल्यू है, नहीं, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, राइट? तो ये ध्यान रखना। ओके फाइन, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, वापस अपन पुराने एग्जांपल पे आते हैं, वापस को वॉइड कर लेता हूं मैं। अभी रिटर्न टाइप अपन छोड़ते हैं एक बार के लिए, वापस हम वॉइड पे आते हैं। ओके नाउ यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल के लिए ओवरराइडिंग हो रही थी, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ, आपने क्या किया, ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास की मैरी मेथड थी, एज ए चाइल्ड आप उससे सेटिस्फाई थी नहीं, तो आपने वापस से डिफाइन कर लिया, और ऑब्वियसली इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो, ओवरराइडिंग। तो अब अगर आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे चलाते हो इसको, तो कौन सी मैरी मेथड चलेगी, आपके वाली, क्योंकि ओवरराइडिंग कौन देखता है, जेवीएम, किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर कौन सी चलने वाली है, ये वाली। क्वेश्चन इज, पता है कभी कभार एक्चुअली में पेरेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बोले कि नहीं तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी, मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है, उसी से करनी पड़ेगी, करनी है तो, अदरवाइज मजे करो, राइट? तो ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे तो आपने चेंज कर दी कि भाई मैं एबीसी से नहीं करना चाहता और मैं किससे करना चाह रहा हूँ, पीक्यूआर से। बट कभी कभार लेट्स से पेरेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि मेरा डिसीजन या हमारा डिसीजन फाइनल है, तो अगर उनको ऐसा करना हो तो कर सकते हैं। आगे एक मॉडिफायर लगाने की रिक्वायरमेंट है, और मॉडिफायर का नाम क्या है, फाइनल। अगर पेरेंट ने अपनी मेथड को फाइनल कर दी, मतलब अब चाइल्ड क्लास के पास चॉइस नहीं है, अब चाइल्ड क्लास को या तो वो सेम यूज करना है तो करे, वो खुद से डिफाइन नहीं कर सकता। और अगर चाइल्ड क्लास ने इसको ओवरराइड करने की ट्राई की तो अब क्या आने वाली है, एरर। तो अगर पेरेंट को रोकना हो कि मेरी मेथड को कोई भी चेंज नहीं कर पाए, ओवरराइड नहीं कर पाए, तो वो फाइनल लगा के उसको रोक देगा कि मैंने जो लिख रखा है, मेरा इंप्लीमेंटेशन क्या है एक्चुअल में, फाइनल। देखो अगर इसको चलाओगे ना 100% एरर आने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। कैसे पता चला मेरे को ओवरराइड कर रहा है, मेथड का नाम सेम और आर्गुमेंट भी सेम, ओवरराइड कर रहा है तो इमीडिएटली एरर आने वाली, क्योंकि पेरेंट की मेथड क्या है, फाइनल, और उसको ओवरराइड कर नहीं सकते। अब देखो इवन अगर आपको प्रॉपर एरर भी बतानी है, देखो आप बता सकते हो। अगेन देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो क्या बोल रहा है ये, मैरी इन पेरेंट कैन नॉट ओवरराइड मैरी इन चाइल्ड। पेरेंट वाली मैरी को चाइल्ड वाली मैरी क्या नहीं कर सकती, ओवरराइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, रीजन क्या है, क्योंकि पेरेंट क्लास की मेथड क्या है, फाइनल। पेरेंट क्लास की मेथड को क्या बोलते हैं, ओवररिडन मेथड। तो क्यों नहीं कर सकते, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। तो मैरी इन पेरेंट कैन नॉट ओवरराइड मैरी इन चाइल्ड, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। जस्ट ऑब्जर्व देखो, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कंपाइलर किस तरीके से सोचता है एक्चुअली, और वो क्या यहाँ पे रेस्पॉन्ड करने वाला, जैसे आप ऐसे करने की ट्राई करोगे। देखो लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइलेशन इट इज फेल्ड एंड यू विल सी। देखो ये बोल रहा है मैरी इन चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड मैरी इन पेरेंट, नीचे रीजन देखो क्या बोल रहा है ये, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। मतलब जो पेरेंट क्लास की मेथड है वो क्या आपके लिए फाइनल है,
तो आप ये नहीं कर सकते, राइट। तो दैट्स सी, जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिखिए, रूल नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 3, a parent class method is final, a parent class method is final, then child class will not be able to override. If parent class method is final, then child class will not be able to override that method. The child class will not be able to override that method, and if child class try to override that method, if child class try to override that method, then compiler will give error. Then compiler will give error. If parent class method is final, then child class will not be able to override that method, and if child class try to override that method, then compiler will give error. तो इवन आप याद करने के ट्राई नहीं करिए, आप बस रिलेट करिए। फाइनल का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर पेरेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना, उसको बोलेगा नहीं, जो मैंने डिसाइड किया दैट इज फाइनल, अब तुम्हें इसके साथ कैरी ऑन करना है तो ठीक है, बट तुम चेंज नहीं कर सकते। You can mention example, आप एग्जांपल मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। दिस वन, मैं आ रहा हूँ प्रिया, जो आपका डाउट है मैं इस पे आ रहा हूँ, आपने जो डाउट रेज किया। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, नॉट पॉसिबल। मीनवाइल किसी एक का डाउट है, मैं चाहता हूँ आप भी आंसर करें। डाउट ये है कि क्या अगर चाइल्ड चाहे, चलो ओवरराइड तो नहीं कर सकता, ठीक है, ओवरराइड करेगा तो क्या आएगी, एरर, क्योंकि पेरेंट ने बोला कि मेरी मेथड क्या है, फाइनल है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या चाइल्ड इसको कॉल कर सकता है? यस, कॉल तो कर ही सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। चाइल्ड इसको यूज भी कर सकता है और ओवरराइड भी कर सकता है, लेकिन अगर फाइनल हुई तो क्या नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर एज इट इज ये चाहिए तो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओवरराइडिंग का मतलब ये है ना कि मेरे को ये नहीं चाहिए था, इसलिए मैं क्या कर रहा था, ओवरराइडिंग। अब पेरेंट क्या बोल रहा है, फाइनल है, यूज करना तो इसको कर लो, नहीं तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ओवरराइडिंग में मतलब फाइनल अगर लगा हुआ है आप यूज जरूर कर सकते हो। मतलब अगर जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे इस वाली को हटा देता हूँ, मैं ओवरराइड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खाली यूज करना चाह रहा हूँ, तो वो तो आप कर ही सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टार्टिंग पॉइंट में, और यहाँ पे अब मैं अगर इसके अंदर अगर मैं सपोज करो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और अगर मैंने कॉल किया किसको, मैरी को, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकता है, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट क्लास की मेथड क्या है, फाइनल, बट चाइल्ड क्लास को यूज करना चाह रहा है, सेम यूज करना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बदल नहीं सकता वो, उसको ओवरराइड करके इंप्लीमेंटेशन चेंज नहीं कर सकता। अगर एज इट इज यूज करना है तो कर लो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपाइल करो, देखो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही आप रन करने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आने वाला है, एबीसी। तो यूज तो कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, भले इससे सेटिस्फाई है या नहीं है, यूज यही करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, राइट। चलो आगे एक बात करता हूं मैं, चलो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर पेरेंट क्लास की मेथड फाइनल है तो चाइल्ड क्लास में आप इसको क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं करने की ट्राई करूं वॉइड मैरी, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है यहाँ पे, जैसे एबीसी नहीं पीक्यूआर चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते आप यहाँ पे, और इस केस में क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि ओवरराइड आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन मेरा दूसरा, अब मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। मान लो
तो सोच के आंसर देना आराम से, जितना अभी तक एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे सोचोगे तो इजीली आप आंसर दे सकते हो। मान लो मैंने यहाँ से फाइनल हटा दिया, यहाँ पे फाइनल लगा लिया, इज इट वैलिड ओवरराइडिंग और नॉट? वेरी सिंपल, गो विद द लॉजिक्स वेदर इट इज फाइन और नॉट। मैंने पेरेंट से फाइनल को हटा दिया और ये फाइनल मैंने लगा दिया चाइल्ड में। देखो दो क्वेश्चन है मेरे, पहली बात तो ये वैलिड है या नहीं। अगर आप बोलते हो नहीं है तो चलो बात ही खत्म हो गई, अगर आप बोलते हो कि वैलिड है तो क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है आपसे, यूज क्या इसका, इससे क्या मिलने वाला है, ऐसा क्यों करना चाहूंगा मैं? देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली ये क्या है, नॉन फाइनल, राइट? फाइनल नहीं लगा हुआ तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉन फाइनल। तो ये नॉन फाइनल है। देखो पेरेंट क्लास के अगर फाइनल है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बट ये तो फाइनल नहीं है तो अपन इसको ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन ओवरराइड करते टाइम मैंने क्या लगा दिया, फाइनल। अब इससे यूज ये है, अगर इन फ्यूचर कोई क्लास आती है जो किसको पेरेंट बनाती है, चाइल्ड को, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो होता ही है ना, तो ऑब्वियसली अगर कोई क्लास आती है जो इसको पेरेंट बनाती है तो वो क्लास इसको क्या नहीं कर पाएगी, ओवरराइड नहीं कर पाएगी। जैसे देखो मान लो सपोज करो क्या हुआ पता है, ये पेरेंट है, पेरेंट ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो हमने तो ये ढूंढ रखी है, अब तुम्हें चेंज करना तो कर सकते हो। मान लो चाइल्ड ने चेंज कर दी, बट पता है पेरेंट के अलावा भी और भी टाइम पास लोग रहते हैं कि नहीं, कोई और रिलेटिव आके बोल रहा है कि नहीं ऐसा कैसा करने दे रहे हो वॉट, तो चाइल्ड ने क्या बोला, मेरे पेरेंट ने अलाउ कर दिया, अब मैंने क्या कर दी, फाइनल। आपको तीसरा आके मेरे को नहीं बोल सकता कि इसको चेंज करो, राइट? तो ऑब्वियसली इससे फायदा ये है, देखो अभी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इवन अगर आप मैरी चलाओगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, PQR, क्योंकि आपने क्या कर रखी है, ओवरराइड, और ओवरराइड कर रखी है तो जेवीएम किसके बेसिस पे चलाएगा, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, तो मैरी किसकी चलने वाली है, चाइल्ड की। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे चलाने की ट्राई करोगे यू विल सी द इंपैक्ट, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर मैं इसको रन करूं, देखो ऑब्जर्व हियर, तो आउटपुट क्या आने वाला, PQR आने वाला, कोई डाउट नहीं। क्या आ रहा है, PQR। फायदा इससे ये है जो अभी अपन ने किया है कि मान लो कोई तीसरा पर्सन आके आपको बोले कि भाई ये क्या कर रहा है, चेंज कर इसको। जैसे सपोज करो एक आ रही क्लास चाइल्ड 1 जिसने किसको पेरेंट बना रखा है, चाइल्ड को, राइट? जिसने किसको पेरेंट बना रखा है, चाइल्ड को। और अगर वो बोल रहा है आपसे आके कि इसको चेंज करो, PQR नहीं, और कोई दूसरे ट्राई करता है ना, तो PQR नहीं, लेट्स से LMN, फाइन। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में इसके पेरेंट कौन है, चाइल्ड, और चाइल्ड ने इस मैरी मेथड को क्या कर रखा है, फाइनल। तो क्या इसका चाइल्ड इसको ओवरराइड कर सकता है, नहीं। तो अब ये करने की ट्राई करेगा तो लाइन नंबर 22 पे क्या आने वाली है, एरर, राइट? तो अगर चाइल्ड को ये करना है कि भाई मैंने तो चेंज कर दिया, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे कोई चाइल्ड है वो उसको चेंज करे, तो वो क्या करेगा, ओवरराइडिंग करते टाइम अपनी मेथड को क्या कर देगा, फाइनल। तो फिर जैसे ही उसका चाइल्ड अगर उसको चेंज करने की ट्राई करेगा तो वहां पे क्या आने वाली है, एरर। तो फायदा इससे ये है। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट में नॉन फाइनल मेथड हो, उसको आप फाइनल के साथ क्या कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो, राइट? तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। अब आगे कोई इसकी जो चाइल्ड होगी वो उसको क्या नहीं कर पाएगी, ओवरराइड नहीं कर पाएगी, राइट? जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आप एक पॉइंट। इसी में तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए, वी कैन, या वी कैन ओवरराइड, we can override parent class non final method, we can override parent class non final method with child class, with, we can override parent class non final method with final method in child class, with final method in child class. We can override parent class non final method with final method in child class, with final method in child class, with final method in child class. राइट? तो यू कैन मेंशन दिस एग्जांपल, मेंशन करना हो तो ये आप कर सकते हो, या जो पुराना लिखा उसी में चेंज कर दो एरो लगा के, कि ऊपर फाइनल नहीं होता नीचे फाइनल होता, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप चाहो तो वापस लिख लो, वापस लिख रहे हो देन डू इट फास्ट। आप हर एक चीज को खाली रिलेट करें, याद एक भी चीज को नहीं करे। अगेन मैं आपको बोलता हूँ कोई चीज वैलिड है या नहीं है, सीधा आप ढूंढिए कि उसका कोई एडवांटेज है या नहीं। अगर एडवांटेज है तो वैलिड है, नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वैलिड नहीं है।
तो ऑब्वियसली दिस इज वैलिड और प्रॉपर आउटपुट आने वाला, कोई दिक्कत है नहीं। फायदा ये है कि इसकी अगर कोई और चाइल्ड होगी तो वो उसको फर्दर अब ओवरराइड नहीं कर सकती, वो चेंज नहीं कर सकती। ओके तो कर रहे हो ना आप सिक्योरिटी एनालिसिस, अब फर्दर इसको कोई नहीं कर सकता, भाई फर्दर इसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये आपका सिक्योर हो गया कि फर्दर इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ओके फाइन देन, ओके नाउ नेक्स्ट चलते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अपने को यहाँ पे ओवरराइडिंग में देखने के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी तक अपन फाइनल तक पहुंचे, सारे मॉडिफायर्स अपने को देखने पड़ेंगे, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, राइट। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद अपन कंपेयर करेंगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को। तो मुझे लगता है अभी टाइम अपने पास है इतना, सो डिस्कस करते हैं अपन इसको नेक्स्ट सेशन में। एंड आई थिंक इज नेक्स्ट सेशन होने वाला आपका मंडे को, तो तब तक 2 दिन का टाइम आपके पास है। इस वाले वीक में कोई इंटरव्यू असेसमेंट है नहीं आपके कल, 2 दिन का टाइम है। प्रॉपर जितने भी सेशन आपके मिस हुए हैं प्रॉपर आप उनको कर लीजिए एक बार वापस से। अगर आपने चला के नहीं देखे प्रोग्राम तो आप चलाने की ट्राई करिए, सो दैट आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। देन मिलते अपन मंडे को, एंड देन अपन कंक्लूड करते हैं कि जस्ट एक क्वेश्चन आपके लिए कैसे सफिशिएंट हो सकता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, देन मिलते अपन मंडे को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।